जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास हमारी मध्यकालीन भारत हमने पढ़ा था। तो मध्यकालीन भारत में हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत के हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि दो राजवंश हमने दिल्ली सल्तनत के पढ़ लिए हैं, गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बाद अगला जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया तो वो कौन सा वंश था? तो वो तुगलक वंश है। तो आज हम दोस्तों तुगलक वंश के बारे में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तुगलक वंश से हम वो सारे कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। जिन भी बच्चों का गुलाम वंश और खिलजी वंश छूट गया है वो हमारे चैनल पे जाके वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमने इस वीडियो में उन दोनों वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप खिलजी वंश और गुलाम वंश पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, तुगलक वंश के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको तुगलक वंश दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तुगलक वंश की स्थापना किसने की? चलिए जान लेते हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। और कब की दोस्तों? तो ये कब की? तो ये की 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तो यानी कि तुगलक वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? खिलजी राजवंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक ने किस वर्ष करके तुगलक वंश की स्थापना की थी? यानी कि खिलजी वंश का जो आखिरी शासक था वो कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह था, जिसकी हत्या गाजी मलिक ने की। तो गाजी मलिक दोस्तों कौन था? तो गाजी मलिक की उपाधि किसे मिली थी? तो गयासुद्दीन तुगलक को ही दोस्तों गाजी मलिक कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको भी नोट डाउन करेंगे कि गाजी मलिक की जो उपाधि है वो गयासुद्दीन तुगलक को मिली थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को कब मारा और तुगलक वंश की स्थापना कब की? तो याद रखेंगे 1320, 8 सितंबर 1320। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे पूछेगा कि तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई तो 8 सितंबर 1320 में गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम गाजी मलिक है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था, तो किस शासक का वास्तविक नाम दोस्तों गाजी मलिक है? तो अभी आपको बताया था गयासुद्दीन तुगलक को यह उपाधि मिली थी। गयासुद्दीन तुगलक को ये उपाधि मिली थी गाजी मलिक की। तो गयासुद्दीन तुगलक को जो है इनका वास्तविक नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक था, जिन्हें गाजी मलिक नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत सरल तरीके से अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो गाजी मलिक लिखा कहीं आ जाएगा तो मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया था, यानी कि किसने बढ़ाया था डाक प्रणाली को, यानी कि शुरू किसने किया था? तो याद रखेंगे वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था? तो याद रखेंगे कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? तो गयासुद्दीन तुगलक बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक ने डाक प्रणाली को पूर्णतः विकसित किया, याद रखेंगे सभी लोग। तो दोस्तों, तो ये डाक प्रणाली जो थी उस टाइम पे, यानी कि राजाओं महाराजाओं के टाइम, किस तरह से, जैसे आजकल के टाइम में क्या है, हवाई जहाज या ट्रेन के द्वारा जाता है, तो उस टाइम क्या होता था? तो जब डाक प्रणाली गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी तो घोड़ों के द्वारा दिया जाता था या हाथों में हाथों का हाथ का मतलब है कि अपनी डाक के लिए उन्होंने ऐसे सेवक रखे हुए थे जो पैदल चल के भी डाक पहुंचाते थे। याद रखेंगे उस जमाने में इस प्रकार से डाक सेवा पहुंचाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत पर पहली बार किसने सिंचाई एवं नहर का निर्माण किया था
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत पर पहली बार किसने सिंचाई एवं नहर का निर्माण किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल होगा गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल राइट आंसर है। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई एवं नहरों का निर्माण सर्वप्रथम करवाया था, याद रखेंगे। इसी में दो क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है कि तुगलक वंश का ऐसा शासक या दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो सबसे ज़्यादा सिंचाई और नहरों का निर्माण करवाया, सबसे ज़्यादा किसने करवाया, तो वो कौन था दोस्तों? सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक था। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा मात्रा में सिंचाई, नहरों और सिंचाई का निर्माण करवाया। पर शुरुआत की बात की जाए, यानी कि इसका निर्माण किसने किया, सर्वप्रथम इसका निर्माण किस सुल्तान ने किया, तो उसका आंसर आपका होगा गयासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। तो इसका अर्थात, इसका मतलब क्या है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये कथन किस सूफी संत से संबंध रखता है? हुनूज दिल्ली दूरस्थ का अर्थात इसका मतलब है दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये कथन किस सूफी संत ने इसका संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कथन कहा था दोस्तों। निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए ये कथन कहा था, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जब अपनी विजय का जश्न मना रहा था तो वो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर था। तो उसी टाइम सूफी संत जो थे औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया की और गयासुद्दीन तुगलक की बिल्कुल बनती नहीं थी दोस्तों। तो इसीलिए इन्होंने ये कथन कहा था गयासुद्दीन तुगलक को कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। उसी के पश्चात दोस्तों दिल्ली पहुंचने से पहले ही क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक की जो है लकड़ी का एक महल बना हुआ था, तो उससे हाथी, कहीं पे उनकी हाथी होगी या सैनिकों की हाथी होगी, हल्का से कुछ टकराया होगा, तो वो लकड़ी का जो महल था वो गिर गया। उसी महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो इनका जो ये कथन था वो सत्य साबित हुआ। इनका ये कथन बहुत सत्य साबित हुआ कि दिल्ली अभी दूर है, इतनी जल्दी आप खुशी ना मनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर आपने देखा होगा, क्या था, निज़ामुद्दीन औलिया दोस्तों। क्या होगा, निज़ामुद्दीन औलिया का ये कथन था। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे दोस्तों। कई तरह के एग्जामों में मैंने देखा, यूपी पीसीएस से लेके दोस्तों यूपीएससी, एसएससी, एसएससी सीजीएल और यूपी पुलिस और जितने भी स्टेट की पुलिस हैं, सब में ये क्वेश्चन बिल्कुल देखा गया। प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखेंगे तो हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ये क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, किस शासक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और किले का निर्माण भी करवाया? यानी कि तुगलकाबाद नगर वहां बनवाया और उसी नगर में एक तुगलकाबाद किला भी, उन्होंने किले का भी निर्माण करवाया। तो वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, वो सुल्तान था, कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन था दोस्तों? ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक थे। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और उसी नगर में ही एक किले का निर्माण भी करवाया। किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, याद रखेंगे। तुगलक वंश के प्रथम जो सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? अभी मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, निज़ामुद्दीन औलिया का जो कथन था वो कैसे सत्य हुआ। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? इसका आंसर आई होप सभी लोग जान गए होंगे। लकड़ी का महल गिरने से, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, वो दब गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसा मैंने आपको बताया, वो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर जश्न मना रहे थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, इतनी जल्दी खुशी ना मनाओ। तो उनकी जो कथन था वो सत्य हुआ। लकड़ी का महल वहाँ पे गिर गया और उसमें दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई दोस्तों, याद रखेंगे। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? लकड़ी का महल गिरने से हुई, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? चलिए जान लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, कौन? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, याद रखेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1325 में उनकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद 1325 को जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है सिंहासन पर बैठा, याद रखेंगे। 1325 पर मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठा था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर किस वर्ष बैठा? अभी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों क्या 1325 को मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और बात की जाए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर कब तक राज किया, यानी कि कब तक बैठा रहा, तो याद रखेंगे 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, यानी कि 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा रहा या राज किया। याद रखेंगे सभी लोग। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सरल तरीके से और अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। हमारा जो चैनल है दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट, आप लोगों तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता है। हम वो चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में कौन सा सुल्तान सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था? सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान और योग्य व्यक्ति था, तो वो कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान, शिक्षित और योग्य शासक था, पर बहुत घमंडी था। इस कारण वो उतना योग्य, जितनी योग्यता उसके अंदर थी, वो बन नहीं पाया। तो दोस्तों इसीलिए कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने उसे पागल की उपाधि भी दे दी थी। तो इसलिए तो कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान भी था, पर बहुत घमंड था, ईगो था, जिसने उसको डुबा के रख दिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? क्या था? जूना खान। ऑप्शन ए, जूना खान या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। क्या था? जूना खां इसका वास्तविक नाम था। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपसे ये भी पूछ सकता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वास्तविक नाम उसने पूछा है तो जूना खान है मोहम्मद बिन तुगलक का, और अगर मूल नाम पूछ ले, मूल या बहुत पहले का, एक तरह से बचपन का नाम कह सकते हैं आप, तो मूल नाम अगर आप पूछ ले, कहीं मूल नाम लिखा आ जाए या बचपन का नाम लिखा आ जाए, तो क्या था दोस्तों? एक चीज नोट डाउन करेंगे, उलूग खां। क्या था? उलूग खां था उनका बचपन का, या मूल नाम उनका क्या था दोस्तों? उलूग खां। याद रखेंगे सभी लोग अच्छे से, मूल नाम पूछ लेगा तो उलूग खां, पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक नाम तो जूना खां। पर इन दोनों चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे, ताकि एग्जाम में आपका किसी भी तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे कर ले तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए आप दोनों पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किस शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया? तो अभी मैंने आपको बताया था, बहुत विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत योग्य था, पर उसका जो घमंड था, जो उसको ईगो था, उसको खा गया दोस्तों। तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे, ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक था। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, दिल्ली सल्तनत का वह विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान, अनेक विद्या में माहिर था, कौन था दोस्तों? बिल्कुल इसका आंसर आप लोग जान गए होंगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। वैसे तो दोस्तों ये और भी बहुत ज़्यादा सुधार या बहुत अपने जो है शासन को बढ़ा सकता था, यानी कि और अच्छे से फैला सकता था, क्योंकि जितना ये विद्वान था ये बहुत कुछ कर सकता था, पर इसके ईगो के कारण इसने अपना जो शासन है उस तरीके से नहीं चला पाया, जैसे एक योग्य शासक होता है उस तरीके से ये नहीं चला पाया। फिर भी इसने अपने टाइम में काफ़ी चीज़ें की, पर इसका अगर घमंड ना होता तो ये इतना विद्वान था, ये बहुत आगे तक जा सकता था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनियरों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स या मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों? यानी कि किसे कहा जाता है? धनवानों का राजा। किसे कहा जाता है? धनवानों का राजा। धनवानों का राजा यानी कि अमीरों में अमीर, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। तो मनियरों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहा गया?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा। और ये किस कारण इसे ये कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि इसने कई बार जो है जो सिक्के होते हैं, ये सिक्के कई सिक्कों में परिवर्तन किए और कई तरह के सिक्के भी इसने चलाए, इसीलिए इसे मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दिल्ली से देवगिरी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, दिल्ली से देवगिरी की थी अपनी राजधानी। कहां पर? दिल्ली से देवगिरी की थी। और ये किस सन में की थी? तो 1327 में। 1327 में दिल्ली से देवगिरी की। देवगिरी जो है जो दोस्तों, वो महाराष्ट्र के दक्कन पठार की ओर है, दक्कन पठार की ओर है। तो बाद में इसे देवगिरी में इसका स्थान बदला और फिर इसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। दौलताबाद अपनी राजधानी का नाम रख दिया, याद रखेंगे। क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की? तो दिल्ली से दौलताबाद अभी आपको बताया, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। कहाँ से आया था दोस्तों? तो ये आया था दोस्तों मोरक्को, अफ्रीका, अफ्रीकी देश है मोरक्को। तो 1333 में लगभग ये आया था दोस्तों। कहाँ से? मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? अभी मैंने आपको बताया। तो कहाँ का था दोस्तों? ऑप्शन सी, मोरक्को को था। मोरक्को कहाँ पर है? ये अफ्रीका देश में है। कहाँ पर है? अफ्रीका देश में है। तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में किस देश में भेजा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में किस देश में भेजा? तो याद करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चीन में भेजा था दोस्तों। 1342 में इब्न बतूता को राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन देश में भेजा था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर और अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? याद रखेंगे, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। ऑप्शन सी, रहला। क्या है? रहला जो है इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस शासक ने कृषि विकास के लिए दीवान ए आमिर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की? कृषि विकास के लिए दीवान ए आमिर कोही नाम एक नवीन विभाग की स्थापना की। तो वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। दीवान ए आमिर को ही बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, खासकर एसएससी और पुलिस के एग्जामों में 100% ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस शासक ने कृषि विकास के लिए दीवान ए आमिर को ही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा? तो कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान की उपाधि दे दी थी, यानी कि पागल सुल्तान कह दिया था उसे, कि कुछ अंश जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के भी हैं। तो किसने कहा था दोस्तों? एल्फिस्टन। किसने? ऑप्शन सी, एल्फिस्टन ने यह कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक कुछ पागलपन जैसे हरकतें करते थे। चलिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है तुगलक राजवंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के के बजाय तांबे के सिक्के चलाए? यानी कि तांबे के सिक्कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया उसने, चांदी के सिक्के के अकॉर्डिंग उसने तांबे के सिक्कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, यानी कि उनको ज़्यादा महत्व दिया तांबे के सिक्कों को। तो इसीलिए वो कौन सा शासक था? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्तों?
मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है, जिसने चांदी के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्कों को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने चलाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में जो चमड़े के सिक्के चलाए गए तो किस मुगल शासक ने चलाया? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के प्रतीक मुद्रा चलाई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा, यानी कि इसने कई तरह की मुद्राएं चलाई थी, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया था? प्रिंस ऑफ मनी। क्या कहा गया था? प्रिंस ऑफ मनी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा आपको पता होगा, एक हिंट दे देता हूं मैं, एक तरह से आपने टोकन मनी देखा होगा। टोकन मनी जो होती है, टोकन मनी की ही तरह होती है। जैसे एक टोकन दिया जाता है, उसमें संकेत होता है ये टोकन 20 रुपये का है, ये टोकन 30 रुपये का है, ये समझ सकते हैं आप। तो एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, दिल्ली का कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक जिसने होली के त्यौहार में भाग लिया? यानी कि हिंदुओं के त्यौहार होली में दिल्ली का ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने भाग लिया था? तो वो कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो तुगलक वंश के दोस्तों ये 3 शासक ही थे जो बहुत महत्व रखते हैं। एक गयासुद्दीन, दूसरे आपके मोहम्मद बिन और तीसरे फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 शासक जो है ऐसे हैं तुगलक वंश के, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर, मतलब मकबरे पर वो गया, ऐसा कौन सा सुल्तान था? पहला सुल्तान कौन था ये? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो पहली बार अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। तो दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है दोस्तों। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रसिद्ध सैयद सलार मेला लगता है, तो वो यहीं पर लगता है, बहराइच में। याद रखेंगे इस चीज़ को भी। कई बार उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन 100% पूछ लेता है, तो नोट डाउन करेंगे इसे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का, आपने सुना होगा, 2 भाई थे, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1836 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की थी। तो किसकी की थी दोस्तों? विजयनगर। ऑप्शन सी, विजयनगर बिल्कुल राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखेंगे इसको सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? चलिए जान लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो 1351 याद रखेंगे सभी लोग। कब हुई थी? 1351, सभी लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जौनपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी दोस्तों? चलिए इसका आंसर सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फिरोज, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की। याद रखेंगे, अगर वर्ष पूछ ले कि जौनपुर नगर की स्थापना किस वर्ष हुई, 1359 याद रखेंगे आप लोग। कब? 1359 याद रखेंगे। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। तो फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों, वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था, उनका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। तो उनकी मृत्यु के बाद 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। मृत्यु उनकी कहाँ पर हुई? सोडा नामक स्थान है सिंध में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी यानी कि उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है गद्दी पर बैठा दिल्ली सल्तनत के, यानी कि तुगलक वंश के। ठीक है, याद रखेंगे इसको सभी लोग। तो उन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्राह्मणों पर जजिया, जजिया यानी कि जजिया एक कर होता था दोस्तों, लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था दोस्तों, वो जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम था, यानी कि ब्राह्मणों पर। तो दोस्तों जजिया कर होता क्या था? एक तरह से आप इसे धर्म कर कह सकते हैं, यानी कि धर्म टैक्स कह सकते हैं। इनका मतलब ये था, ये टैक्स इसलिए लगाया गया, ये कर इसलिए लगाया गया कि जो मुस्लिम एरिया था या इनका शासन होने के बाद ये लोग चाहते थे कि सारा इस्लाम धर्म कबूल लें। तो जितने भी वहाँ पे गैर मुस्लिम लोग थे यानी कि हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग, तो उनको जो है ये कर देना पड़ता था। ठीक है, याद रखेंगे, उनको ये कर देना पड़ता था, और जो इस्लाम धर्म कबूल चुके थे उनको ये कर नहीं देना पड़ता था। तो एक तरह से धर्म का कर भी इसे कह सकते हैं। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, किस सुल्तान द्वारा प्रमुख नगर हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई? किस दिल्ली सल्तनत के राजा के द्वारा की गई, सुल्तान के द्वारा की गई? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की, यानी कि जो दास थे उनकी दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की। वो विभाग कौन सा है दोस्तों? चलिए जान लेते हैं। तो वो विभाग कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, दीवान ए बंदगान, ऑप्शन सी, दीवान ए बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी दासों की देखभाल के लिए। क्या आंसर है इसका? दीवाने बंद गान, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना, उसका नाम क्या है? यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना की थी, तो उस रचना का क्या नाम है? चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो याद रखेंगे सभी लोग, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना की, तो उस रचना का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो याद रखेंगे, फुतुहात ए फिरोज शाही, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसे नोट डाउन करेंगे आप। तो फिरोज शाह की जो आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने खुद इसकी रचना की थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विद्वानों एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी। ये दोस्तों विद्वानों नहीं, यहाँ विधवाएं होगा, इसे नोट डाउन करेंगे आप लोग, यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है। तो मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो उसका क्या नाम है? दीवान ए खैरात, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो अनाथ मुस्लिम और विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना हुई, जिसका नाम था दीवाने खैरात। क्या था? दीवाने खैरात। और अभी इससे पहले मैंने पढ़ाया था दीवाने बंदगान क्या था? तो ये दासों की देखभाल के लिए, किसके लिए? दासों की देखभाल के लिए। आई होप अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस सुल्तान ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आपने बिल्कुल देखा होगा, जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है तो दिल्ली में क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम था? फिरोज शाह कोटला था। क्या था दोस्तों? फिरोज शाह कोटला, आपने नाम सुना होगा क्रिकेट स्टेडियम का, तो वो फिरोज शाह तुगलक के ही नाम पे रखा गया था। पर दोस्तों एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे आप, हो सकता है ये करंट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाए। तो 2019 में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था क्रिकेट दिल्ली में, तो इसका नाम चेंज करके दोस्तों क्या कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम। क्या कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम कर दिया गया, याद रखेंगे, स्टेडियम कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक चला? तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक चला? अभी मैंने आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद, यानी कि 1351 के बाद शासक बना। तो 1351 से 1388 तक रहा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1351 से 1388 तक
फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? चलिए जान लेते हैं। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो कौन था? याद रखेंगे नसरुद्दीन शाह तुगलक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन तुगलक था। याद रखेंगे सभी लोग, नसरुद्दीन शाह तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यानी कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये आज की वीडियो का तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश के अंत के बाद कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पर बैठा? तो तुगलक के बाद जो अगला वंश आएगा दोस्तों वो कौन सा होगा? तो याद रखेंगे कौन सा होगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी सैयद वंश होगा। कौन सा होगा दोस्तों? सैयद वंश होगा। एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस समझ लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया तुगलक वंश के अंत के बाद दिल्ली वंश पर अगला वंश कौन सा बैठा? सैयद वंश बैठा। तो इसका जवाब आप लोगों को ढूंढ के आना है कि सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सैयद वंश की जो नींव रखी, यानी कि उसका संस्थापक, स्थापना जिसने की, तो उस संस्थापक का आप नाम बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देंगे जिन जिन बच्चों को इसको पता होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों तुगलक वंश के कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 के 40 क्वेश्चन। इससे बाहर तुगलक वंश आपसे नहीं पूछेगा। मैंने वो सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो हर बार किसी न किसी तरह के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से रटेंगे। ना समझ आए तो वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा देखेंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।